उसके रुकने से शौर्य समझ गया था आगे प्रीता ने उसके हर एक डिमांड को पूरा किया होगा। तभी शौर्य बोल पड़ा, ये सब छोड़ो, बस ये बताओ हुआ क्या है। ये सवाल सुन गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध बोला, उसके पास कुछ पिक्चर्स है। ये सुन शौर्य को समझ आ गया था कैसा पिक्चर्स होगा। तभी शौर्य बोल पड़ा, टेंशन मत लो, कल तक उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ये सुन यश झट से पूछ पड़ा, पर ये कैसे होगा सर। तभी शौर्य खड़ा हो बोला, बस हो जाएगा। इतना कह वो जाने लगा। तभी यश भी झट से खड़ा हो शौर्य के पीछे जाते हुए पूछने का कोशिश किया, पर शौर्य कुछ ना बता कार में जा बैठ वहां से निकल गया था। शौर्य को जाता देख यश भी अपने बाइक पर जा बैठ अपने बाइक को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वही हॉस्टल में पंछी प्रीता ऐना तीनों ही शांति से बैठी हुई थी। तभी प्रीता ऐना के तरफ देख पूछने ही जा रही थी, उसका और आर्यन का क्या चल रहा है। तभी पंछी प्रीता से पूछ पड़ी, प्रीता तूने आज कॉलेज में वो सब सभी के सामने क्यों कहा था। पंछी का सवाल सुन ऐना सोच रही थी वो बताए तो बताए क्या। वो हिचकिचाते हुए बोलना शुरू की, वो कुणाल मेरा फियांसे था पर अब नहीं है। ये बात सच है, ये जान दोनों हैरान थे। तभी दोनों साथ ही बोली, प्रीता सब कुछ शुरू से बताओ। जब दोनों ने ये कहा तो प्रीता सोचने लगी पूरा सच बताए कि नहीं। वही दूसरी तरफ शौर्य अपने कार को रफ्तार से चलाते हुए ही वो अपने मेंशन पहुंच गया। मेंशन आने के बाद वो जब अंदर गया तो देखा हॉल में ही तीनों मौजूद है। तभी शौर्य उनके पास आने लगा। वही आर्यन का हार्ट बीट डर के कारण बढ़ता जा रहा था। शौर्य हॉल के पास जा सोफे पर बैठा आर्यन को कठोरता से देखा तो आर्यन डर से अपने गले का पानी गटक बोला, भैया वो मैं ऐना को परेशान सच्ची नहीं किया, वो तो। इतना कह वो रुक गया। वही मिहिर विवेक दोनों को ही आर्यन का बात समझ नहीं आ रहा था। आर्यन को रुकता पा शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, तो से आगे कुछ बोलोगे। शौर्य जब भी उससे ऐसे सवाल करता था आर्यन का बोलते ही बंद हो जाता था। फिर भी बोलना तो था ही, तो वो एक बार फिर गहरी सांस भर कहने का हिम्मत किया और एक ही सांस में जल्दी जल्दी सब बोल गया। ऐना को मैं परेशान नहीं कर रहा था, न कभी मैं किया है, उस दिन भी नहीं किया था। वो तो मेरे पास खुद ही आ जाती थी और अपने दिल का बात बताती रहती थी, तो मुझे भी प्यार हो गया है और सच में दिल से प्यार हुआ है। और मैं बस उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है ये पता कर रहा था और यही बताने उसे अपने साथ लेकर भी आया था। मैंने और कुछ नहीं किया, जो जो मुंह में आया वो सब बक दिया। शौर्य बस उसे देखे जा रहा था। वही मिहिर ये सारी बातें सुन हैरान था। वही विवेक को आर्यन का आधा ही बात समझ आया, पर इतना तो उसे समझ आ गया था आर्यन को ऐना से प्यार हो गया है। तभी शौर्य खड़ा हो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, इस बारे में तुमसे मैं अच्छे से बात करूंगा। अभी ये बात ना बताने के लिए सजे के तौर पर तुम्हें सबके लिए खाना अकेले बनाना है। ये सुन आर्यन झट से बोल पड़ा, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आर्यन के इस बात को सुन शौर्य आगे बढ़ते हुए ही बोला, तो ठीक है, पैदल जाओ और सबके लिए खाना लेकर आओ। दोनों में जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। ये सुन आर्यन का रोने का दिल कर रहा था। वो झट से खड़ा हो अपने भाई के पीछे पीछे चलते हुए बोला, प्लीज भैया कोई और सजा दे दीजिए। ये सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हें पता है मेरा कोई और सजा तुम झेल नहीं पाओगे। ये सुन झट से आर्यन अपने घबराए आवाज में बोल पड़ा, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, वो भी पैदल। इतना कह भागते हुए आर्यन मेंशन से बाहर जाने लगा। वही शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। उसे इस बात का खुशी था कि उसका भाई फाइनली माया को भूल आगे बढ़ रहा है, पर उस बात का उसे डर था कहीं माया को भूलने के लिए बस वो ऐना के साथ न आ गया हो। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में चला गया। वही आर्यन बच्चे की तरह बड़बड़ाता हुआ जाए जा रहा था। आर्यन रास्ते में चलने लगा और खुद में ही बोला, कोई बोलेगा कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अभी मुझे देख सब यही समझेंगे कि मैं गली का कुत्ता हूँ। अपने आप को ये सब कहते हुए बेचारा किसी तरह रेस्टोरेंट पहुंच गया और फिर चारों के पसंद का खाना पैक करवा खाना ले फिर चलने लगा। कुछ वक्त के बाद आर्यन पहुंच चुका था। आर्यन के पहुंचने के बाद सभी साथ डिनर किए। डिनर करने के बाद शौर्य उठ अपने रूम में जा रहा था। तभी मिहिर बोल पड़ा, बॉस मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुन शौर्य मिहिर की तरफ देख बोला, कहो। मिहिर विवेक या आर्यन दोनों के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था। वही मिहिर के चेहरे को देख शौर्य समझ चुका था। शौर्य फिर कह पड़ा, रूम में चल बात करते हैं, मैं थोड़ा थक चुका हूँ। ये सुन मिहिर झट से बोल पड़ा, यस बॉस। इतना कहने के बाद मिहिर शौर्य के साथ जाने लगा। वही विवेक जिसे नींद नहीं आ रहा था वो हॉल के सोफे पर बैठने चला गया तो उसके साथ आर्यन भी उसके बगल में जा बैठ गया। फिर विवेक के कंधे पर हाथ रख बोला, डार्लिंग भैया ज्यादा नाराज है क्या मुझसे। आर्यन उसे बार बार नए नामों से बुलाता था, पर विवेक को इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो थोड़ी देर सोच बोला, नाराज तो लग रहे हैं बॉस। विवेक की बातों को सुन आर्यन और डिप्रेस में चला गया।
वो उदासी से विवेक के कंधे पर अपने हाथ को रख दिया। वहीं दूसरी तरफ शौर्य के रूम में शौर्य मिहिर के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। तभी मिहिर बोल पड़ा, बॉस मुझे बहुत डर लग रहा है। मिहिर की बातों को सुन शौर्य अपने चिंतित से भरे आवाज में पूछा, कैसा डर मिहिर? शौर्य के सवाल को सुन मिहिर उसे सब कुछ बताने लगा। उस दिन राजनाथ मरने से पहले क्या क्या बोला था। सारा बात जानने के बाद शौर्य बोल पड़ा, पता लगाओ मिहिर, मरने से पहले राजनाथ ने कुछ किया तो नहीं है ना? ये सुन मिहिर झट से बोल पड़ा, ओके बॉस। फिर वो खड़ा हो जाने का इजाजत मांग शौर्य के कमरे से बाहर चला गया। वही मिहिर के जाने के बाद शौर्य इस बारे में सोचते हुए बैग के पास जा अपने आंखों को बंद कर सोचने लगा। वही दूसरी तरफ हॉस्टल में प्रीता ऐना दोनों ने ही सब कुछ बता दिया। उसके बाद तीनों ने घर में टाइम देखा, 12:30 हो चुका था। टाइम देख पंछी झट से बोल पड़ी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सुन प्रीता ऐना दोनों ने भी कहा। फिर तीनों अपने अपने बेड पर जा सो गए। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया। जैसे ही सुबह हुआ तीनों एक एक कर फ्रेश होने लगे। फिर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने लगी क्योंकि कॉलेज में आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना था। पंछी ने केसरी रंग का सूट पहन लिया तो प्रीता व्हाइट और ऐना ने ग्रीन रंग का सूट पहन ली। तिरंगा झंडा के रंग में तीनों फिर तीनों अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकल कॉलेज जाने लगी। वही दूसरी तरफ शौर्य, वो हमेशा जो डेली कपड़े पहनता था वैसा ही कपड़ा पहन कॉलेज जाने के लिए निकल चुका था। कुछ वक्त बाद पंछी, प्रीता, ऐना तीनों ही कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज जाने के बाद ऐना प्रीता दोनों ही फंक्शन में पार्टिसिपेट की थी, इसलिए दोनों ही चली गई। तो वही पंछी सेकंड फ्लोर की दीवार के पास अपने हाथ को दीवार पर रख तिरंगा झंडा को देखे जा रही थी। देखते हुए ही उसे अपने पिता का याद आ गया। हर 15 अगस्त में उसके पापा उसे देश के प्रति कुछ करने के लिए कहते थे। अपने पिता के दिए सिख को याद करते हुए पंछी कह पड़ी, पापा अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए, मैं भी आपकी तरह ही इस देश के लिए कुर्बान होना चाहूंगी। पंछी खुद मैं इतना कही ही थी कि तभी शौर्य वहां आ गया और पंछी को पीछे से अपने बाहों में भर बोला, क्या सोच रही हो लिटिल थिंग। तभी पंछी शौर्य को खुद से दूर कर झट से बोली, क्या कर रहे हो शौर्य, कोई देख लेगा। पंछी के बातों को सुन शौर्य उससे दूरी बना। वो भी खड़ा हो झंडे की तरफ देखते हुए बोला, झंडे को देख क्या सोच रही हो। शौर्य के सवाल को सुन पंछी एक गहरी सांस भर बोली, पापा के बारे में। वो इंडिपेंडेंस डे के दिन मुझे देश के प्रति बुराइयों को खत्म करने की प्रेरणा देते थे। पंछी के बातों को सुन शौर्य बस मुस्कुरा दिया और उसे अपने बचपन का दिन याद आ गया, जब वो 15 अगस्त के दिन उसकी माँ उसे स्कूल ड्रेस पहना, हाथ में तिरंगा झंडा और शर्ट पर बैच लगा उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी और पूरे रास्ते उसे एक अच्छा इंसान बनने का प्रेरणा देती थी। अपनी माँ की बातें, अपनी माँ के हाथ को थाम स्कूल जाना, वो सब याद करते हुए शौर्य अपने मन में ही बोला, मॉम आप जैसा चाहती थी मैं वैसा इंसान बनकर रहूंगा। वो अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी अनाउंसमेंट हुआ कि झंडा फहराया जाएगा, सभी ग्राउंड में आ जाए। ये अनाउंसमेंट सुन शौर्य पंछी की तरफ देख बोला, चले। पंछी ने झट से हाँ कह दी। फिर दोनों साथ ही ग्राउंड की तरफ जाने लगा। वही पूरे कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स भी ग्राउंड जाने लगे थे। सभी के ग्राउंड आने के बाद सभी खड़े हो गए। सभी के खड़े होने के बाद झंडा फहराना शुरू कर दिया गया। झंडा फेरने के बाद सभी एक साथ नेशनल एंथम गाना शुरू कर दिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल्दी तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सभी ने साथ नेशनल एंथम गाना खत्म किए। फिर 15 अगस्त में होने वाला सारा फंक्शन शुरू हो गया। ऐना डांस में पार्टिसिपेट की थी। वो अपना डांस करने जाने ही वाली थी, तभी उसके डैड का कॉल आया। डैड का कॉल देख ऐना का मूड खराब हो चुका था। वो साइड में जा कॉल उठा ली। तभी उसके डैड का आवाज सुनाई दिया, उसे कहा था ना तुम्हें अपना क्लास चेंज करो, समझ नहीं आया तुम्हें। तभी ऐना अपने डैड से बोल पड़ी, नहीं करूंगी, क्या कर लीजिएगा आप। ऐना के जवाब को सुन उसके डैड गुस्से में भड़कते हुए बोला, लगता है बाहर निकलते ही पर निकल आए हैं, तुम्हारे इस पर को काटना ही पड़ेगा। इतना कह वो गुस्से में फोन रख दिया। वही ऐना सोचने लगी आखिर अब उसके डैड उसके साथ क्या करेंगे। वो परेशान हो जमीन पर बैठ रोने लगी और अपने उन दिनों को याद करने लगी जब उसके डैड के बात को वो नहीं मानती थी और उसके डैड उस पर हाथ उठाते थे। सिर्फ हाथ ही नहीं उठाते थे बल्कि उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते, उसे खाना ना देने को कहते थे। अतीत का हर बात याद करते हुए उसके चेहरे पर डर छा गया और उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। तभी आर्यन भी उसके कॉलेज आ गया था। ऐना के डांस को देखने पर ऐना का नाम अनाउंस होने लगा बार बार, पर ऐना आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आर्यन,
शौर्य, पंछी, प्रीता, यश पांचों ही ऐना को ढूंढने लगी। वही ऐना के जगह पर दूसरे पार्टिसिपेंट चले गए। बाहर फंक्शन चलने लगा। वही पंछी और बाकी सब पूरे कॉलेज में ऐना को ढूंढने लगे। शौर्य, पंछी, प्रीता, यश चारों साथ ही ढूंढ रहे थे। चारों में से किसी को नहीं पता था आर्यन भी कॉलेज में आया हुआ है। सभी ढूंढने लगे। फिर शौर्य ने प्रीता, पंछी, ऐना, यश चारों को अलग अलग जगह ढूंढने का बोल दिया और मिल जाए तो कॉल कर इन्फॉर्म करने का बोल दिया। फिर चारों डिवाइड हो ऐना को ढूंढने लगे। तभी शौर्य को ऐना कोने में बैठ रोते हुए नजर आए तो शौर्य उसके पास जा उसके सर पर अपने हाथ को रख दिया। जैसे ही शौर्य उसके सिर पर अपने हाथ को रखा तो ऐना अपने सिर को उठा शौर्य की तरफ देखी। शौर्य को देख ऐना का आंसू और तेज हो गया। तभी आर्यन भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गया और उसे रोता देख वो इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि उसका भाई मौजूद है यहाँ। वो भागते हुए ऐना के पास जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार और चिंतित से भरे आवाज में पूछा, क्या हुआ ऐना, तुम रो क्यों रही हो? आर्यन को आता देख शौर्य थोड़ा दूर हो गया। वही आर्यन को देख ऐना उसके सीने से लग बोली, आर्यन, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मुझे बंद कर देंगे। इतना कह वो बस गहरी सांसें लेते हुए रोने लगी। तभी आर्यन उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, कौन तुम्हें ले जाएगा और बंद कर देगा? आर्यन ये सवाल किया ही था कि तभी प्रीता, पंछी, यश तीनों भी आ गए और ऐना की हालत को देखने लगे थे। ऐना कोई जवाब न दे बस रोई जा रही थी। तभी शौर्य बोल पड़ा, आर्यन, ऐना को अपने साथ ले जाओ। जब शौर्य ने ये कहा तब जाकर आर्यन को इस बात का होश आया कि उसका शौर्य भाई यहीं पर है। वो शौर्य की तरफ अपने डरे नजरों से देखा तो शौर्य एक बार फिर बोल पड़ा, ऐना को अपने साथ ले जाओ। ये सुन आर्यन ऐना को अपने बाहों में उठा लिया। वही ऐना आर्यन के बाहों में आ उसके सीने में अपने सिर को छिपा बस रोते हुए आर्यन की टी शर्ट को भीगाने लगी। वही आर्यन उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही आर्यन के ले जाने के बाद प्रीता बोल पड़ी, जरूर उसके डैड ने फिर कुछ कहा होगा, आखिर उसके डैड ऐसा कर क्यों रहे हैं? प्रीता के इस बात को सुन पंछी, शौर्य, यश तीनों ही प्रीता के तरफ देखे। तभी शौर्य पूछ पड़ा, क्या इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? प्रीता ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वही पंछी बताना शुरू कर दी, ऐना के डैड नहीं चाहते हैं ऐना फाइन आर्ट की क्लास में रहे। ये सुन शौर्य कुछ कहता कि तभी ऐना का नाम सारे परफॉर्मेंस के बाद फिर लिया गया तो शौर्य बोल पड़ा, प्रीता, पंछी, तुम दोनों में से कोई ऐना की जगह परफॉर्म कर लो, नहीं तो ऐना को नेक्स्ट टाइम से किसी भी इवेंट में परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। ये सुन पंछी तो सोच में थी पर प्रीता झट से बोल पड़ी, ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ। इतना कह वो डांस के लिए चली गई। वैसे भी उसने सूट पहन रखा था तो उसे चेंज करने का भी जरूरत था नहीं और वो बहुत अच्छा डांस करती थी। बस अपने लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम की वजह से वो सब कुछ छोड़ चुकी थी। वही दूसरी तरफ आर्यन ऐना को अपने बाहों में उठाए अपने कार के पास जा उसे अपने गोद में ही लिए कार का दरवाजा खोल ऐना को कार के अंदर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही कॉलेज में प्रीता देशभक्ति गाने पर डांस करने स्टेज पर आ गए। उसके स्टेज पर आते ही ऐना की जगह उसे आता देख सभी हैरान थे। वही शौर्य, पंछी, यश तीनों भी बाहर आ चुके थे और प्रीता को देख स्टेज पर देख कुणाल का खून खोले जा रहा था। वही गाना शुरू हो गया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब प्रीता ने डांस करना शुरू किया तो जो लोग प्रीता को जानते थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये प्रीता है, क्योंकि प्रीता बहुत शांत लड़की थी, साथ ही वो कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी। जो लोग प्रीता को जानते थे वो सब हैरान थे, बस कुणाल को छोड़कर। कुणाल प्रीता की हर एक हॉबी से वाकिफ था। वही प्रीता गाने की धुन पर आँख खुलकर डांस कर रही थी, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा, जमुना, कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गाना का पूरा लिरिक्स खत्म हो गया। जैसे ही गाना रुका प्रीता के पैर रुक गए और वो सभी की तरफ देख अपने चेहरे को झुका दी। तभी सब उसके डांस के लिए तालियां बजाने लगे। तभी जो कल हुआ था उसके बारे में बोल प्रीता का जो अभी तारीफ हो रहा था वो धीरे धीरे बुराई में बदलने लगा। वही प्रीता स्टेज से जा चुकी थी। दूसरी तरफ कुणाल सभी के मुंह से प्रीता के लिए नेगेटिव कमेंट सुन बहुत खुश था। वो शैतानी मुस्कान के साथ प्रीता के पास जाने लगा, पर उसे जाता देख शौर्य अपना फोन निकाल एक मैसेज सेंड किया। जैसे ही वो मैसेज सेंड किया कुणाल का फोन में नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन के आवाज को सुन कुणाल अपना फोन जैसे ही निकाला, पिक्चर देखने के बाद वो झट से उस नंबर पर कॉल किया पर कॉल नहीं लग रहा था। तभी उसके पास मैसेज आया और इस बार दूसरे नंबर से मैसेज आया
जेल नहीं जाना चाहते हो तो शांति से जैसा जैसा मैं बोलूं तुम्हें करते जाना है। मैसेज पढ़ने के बाद कुणाल मैसेज बैक किया, करना क्या होगा। तभी उसके मैसेज का उसे जवाब मिला, स्टेज के पास जा बोलो, मैं एक नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान हूँ। मेरा प्रीता के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उसे अपने साथ रिश्ते में बांधने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, इसलिए मैं सभी के सामने प्रीता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मैसेज देख कुणाल को समझ आ गया था ये यश का ही काम होगा, पर उसके पास अभी ये करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो गुस्से में स्टेज के पास जा माइक के पास खड़ा हो बोला, खेलो गायस, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब कुणाल ने ये कहा तो सभी उसके बात को सुनने लगे गौर से। वही सभी को अपने तरफ देखता पा कुणाल यश की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा, फिर अपने मन में ही बोला, यश मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपने मन में इतना कहने के बाद कुणाल आगे बोल पड़ा सभी से, मैं एक नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान हूँ। मेरा प्रीता के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उसे अपने साथ रिश्ते में बांधने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, इसलिए मैं सभी के सामने प्रीता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुणाल की बातों को सुन सभी हैरान थे। वही यश को समझ नहीं आ रहा था अचानक से कुणाल को हुआ क्या। तभी वो शौर्य की तरफ देखा। शौर्य के होंठों पर मुस्कान देख यश समझ गया था ये सब शायद शौर्य का किया धरा है। वही शौर्य के दिमाग में एक आइडिया आया, वो एक और मैसेज किया। तो जैसे ही मैसेज का आवाज आया कुणाल अपना फोन निकाल देखा। मैसेज पढ़ने के बाद उसे बहुत गुस्सा आने लगा, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। वो कान पकड़ मुर्गा बंद सॉरी बोलते हुए मुर्गे की तरह पैक करने लगा। कुणाल की इस हरकत से पूरा कॉलेज हंसने लगा, साथ ही प्रोफेसर भी। वही सभी हंसते हुए कुणाल का वीडियो बनाने लगे। वही कुणाल पैक करते हुए वैसे ही इधर उधर कर नाचने लगा। सभी के होंठों से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही दूसरी तरफ प्रीता जब बाहर आई तो वो भी कुणाल का ये डांस देख हंसने लगी। वही दूसरी तरफ आर्यन ऐना को अपने साथ किसी शांत जगह पर ले गया। जब वो उसे जंगलों के बीच शांत जगह पर लेकर आया तो ऐना पूरे जगह को गौर से देखने लगी। तभी आर्यन कार से बाहर निकल कार का दरवाजा खोल दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा खोल ऐना की तरफ देखने लगा। तो ऐना भी अपने नजरों को ऊपर कर आर्यन के नजरों से मिलाई तो आर्यन उसे बाहर आने का जगह देते हुए कहा, बाहर आओ। ऐना कार से बाहर निकल गई तो आर्यन कार का दरवाजा बंद कर उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ झरने के पास आ गया। तो ऐना ये देख पूछ पड़ी, यहाँ क्यों लाए हो आप मुझे। ये सुन आर्यन उसे अपने बाहों में उठा पानी के अंदर जाने लगा। तो ऐना अपने हाथ को आर्यन की टी शर्ट में मजबूत कर दी। वही आर्यन ऐना के बर्ताव को देखते हुए उसे अपने बाहों से नीचे उतार दिया तो वो पानी में आधी डूब आर्यन को देखने लगी। तभी आर्यन उसके कमर पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब खींच उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, बात क्या है ऐना, इतना डर किस बात का तुम्हें है। आर्यन के सवाल को सुन ऐना की आंखों में आंसू भर गया। वो उसके टी शर्ट को कसके पकड़े उसके आंखों में अपने नम आंखों से देखते हुए बोली, डैड नहीं चाहते मैं फाइन आर्ट की क्लास में रहूं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, उसके बाद मुझे फिर वो सब झेलना पड़ेगा। ऐना की बातों को सुन आर्यन पूछ पड़ा, वो सब क्या। आर्यन के सवाल पर ऐना आर्यन के सीने पर अपने सिर को रख बोली, माँ के जाने के बाद डैड का बर्ताव मेरे लिए बहुत बदल चुका है आर्यन। मैं उनके बात को नहीं मानती तो वो मुझे मारते हैं, अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और मुझे खाने को भी नहीं देते हैं। ऐना के साथ इसके पिता के बर्ताव को जान आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। वो गुस्से में ही अपने मन में बोला, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, अपने गुनाह का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन इतना कहने के बाद ऐना को हंसाने के लिए उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया। तो ऐना उसे हैरानी से देखने लगी। तभी आर्यन फिर छिड़कने लगा तो ऐना भी फिर आर्यन को पानी छिड़कने लगी। दोनों पानी से खेलने लगे थे। वही कॉलेज में कुणाल को आखिर में प्रोफेसर आए उसके इस बर्ताव के लिए बहुत डांट पड़ा। फिर एक एक कर सभी जाने लगे। तभी यश शौर्य के पास आ पूछा, ये सब कैसे हुआ सर। यश के सवाल पर शौर्य बस मुस्कुरा बोला, सिर्फ आम खाओ गुठली मत गिनो। इतना कह शौर्य जाने लगा। दूसरी तरफ कुसुम आज के दिन भी कैफे में ही अपने स्टाफ के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेट की। फिर सिस्टम स्टार्ट कर नेट कनेक्ट की। तभी उसे मेल का याद आया तो वो मुस्कुराते हुए मेल में आया वीडियो स्टार्ट की। जैसे ही उसके सामने वीडियो स्टार्ट हुआ, वीडियो देख उसके चेहरे का रंग ही उतर गया। वो उस वीडियो को देख उस वीडियो को अपने फोन में ले सिस्टम ऑफ कर दी। फिर खड़ी हो एक एक कदम चलते हुए अपने मन में कहे जा रही थी, इतना बड़ा धोखा तुमने अच्छा नहीं किया है, अब तुम्हें मैं तुम्हारे गुनाह का सजा देकर रहूंगी। खुद में कहते हुए वो कैफे से बाहर गई। कुसुम को आता देख ड्राइवर कार का दरवाजा खोल दिया तो कुसुम अपने हाथ को आगे बढ़ा, कहीं चाबी दीजिए। ये सुन ड्राइवर झट से बोला, मैडम सर ने मना किया है। ड्राइवर के इस बात को सुन कुसुम अपने कठोर नजरों से ड्राइवर को देखी तो डर के कारण ड्राइवर चाबी कुसुम के तरफ बढ़ा दिया।
तो कुसुम कार का चाबी ले कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर दी। फिर वो कार चलाते हुए अपने मन में बोली, मुझसे, मेरी बेटी से सारी खुशियां छीन तुम खुश रहो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आज के बाद से मैं तुम्हारे जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगी। वो खुद में कहते हुए कार बिना रास्ता देखे चलाए जा रही थी। वही दूसरी तरफ ड्राइवर डर के कारण वैभव के पास कॉल कर दिया। जब ड्राइवर ने कॉल किया उस वक्त वैभव मीटिंग में था, जिस कारण कॉल आने का उसे पता ही नहीं चला। वही कुसुम की कार का रफ्तार तेज होने लगा। दूसरी तरफ मुंबई में 15 अगस्त का फंक्शन खत्म हो चुका था, तो सभी अपने अपने घर जाने लगे थे। वही आर्यन ऐना को अपने करीब कर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। प्यार से उसके होंठों को चूम ही रहा था, तभी उसे याद आया उसका फोन उसकी जेब में ही है। ये याद आते ही वो ऐना को खुद से दूर करते हुए बोला, ओह सीट, क्या कर दिया मैं, ओह हो। आर्यन को खुद में बड़बड़ाता सुन ऐना उसे कंफ्यूजन से भरे चेहरे से देखी, तभी ऐना को पानी में ही छोड़ वो बाहर निकलने लगा। वही ऐना बस आर्यन की हरकत को देखे जा रही थी। जब आर्यन झील से बाहर निकल अपने जेब से मोबाइल को निकाला तो ऐना पानी टपकते फोन को देख जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए ऐना की तरफ आर्यन देखा तो आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कान छा गया। वो अपने बाल पर हाथ फेरने लगा। तभी ऐना झील से बाहर निकल आर्यन के पास जा हंसते हुए बोली, आप बड़े बच्चे हो। ये सुन आर्यन अपने फोन को वापस से जेब में रख ऐना को अपने गोद में उठा कार के पास ले जाते हुए बोलने लगा, जान बहुत हंस ली, अब और हंसी तो ये बड़ा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। ये सुन ऐना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वही दूसरी तरफ कोलकाता में कुसुम तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। तभी कुसुम की कार के दूसरे तरफ से कार आने लगा। कार को आता देख कुसुम अपने होश में आ अपने कार को मोड़ दी तो कार पेड़ से टकराने वाला था। ये देख कुसुम एयरबैग पर अपने हाथ को राखी ही थी कि तभी कार जा पेड़ से टकरा गया। पर शुक्र था कि एयरबैग खुल चुका था, पर कुसुम के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका सिर एयरबैग पर जा थम गया। वही दूसरी तरफ वैभव का मीटिंग आखिरकार खत्म हो गया। जैसे ही उसका मीटिंग खत्म हुआ वो अपने फोन को निकाल देखा। ड्राइवर का 10 से 12 मिस कॉल देख वो झट से कॉल बैक किया। तभी ड्राइवर कॉल उठा घबराते हुए बोल पड़ा, साहब मैडम कार ले गुस्से में कहीं चली गई है। ये सुन वैभव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वही दूसरी तरफ कुसुम के कार का पेड़ से जैसे ही टक्कर हुआ वहां भीड़ इकट्ठा हो गया। तभी किसी ने कुसुम को अपने कार में बैठा उसके फोन को ऑन कर सबसे ऊपर जिसका नाम था उसे कॉल लगा दिया। फोन रिंग होने लगा। सबसे ऊपर पंछी का ही कॉल था। जैसे ही पंछी का फोन बजने लगा वो अपने बैग से फोन निकाल कॉल उठा ली। तभी फोन के दूसरे तरफ का बात सुन पंछी के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया और आंसू उसके आंखों से निकलने लगा। तभी उसके साथ कैफे में बैठा शौर्य, यश, प्रीता तीनों पंछी के हालत को देख पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी। पर पंछी तीनों में किसी का जवाब न दे बस रोई जा रही थी। तभी शौर्य उसका गिरा ऑन उठा, अपने कान से लगा लड़के का आवाज सुन पूछा, कौन। तभी दूसरे तरफ का आवाज आया, इनका एक्सीडेंट हो गया है, हम इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। ये सुन शौर्य, ठीक है, बोल फोन कट कर पंछी की तरफ देख बोला, पंछी रोने से कुछ नहीं होगा, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। शौर्य की बातों को सुन प्रीता, यश दोनों ही शौर्य की तरफ देखे तो शौर्य दोनों को जवाब देने की जगह मिहिर को कॉल कर दिया। मिहिर हॉल में बैठा पता लगाने का कोशिश कर रहा था। तब तक उसका फोन बज पड़ा तो वो अपने फोन को उठा, स्क्रीन पर शौर्य का नाम देख कॉल पिक कर लिया। तभी शौर्य बिना देरी किए बस के पड़ा, हमें कोलकाता निकलना है अभी, जल्दी से इंतजाम करो। यस बॉस, मिहिर बोला ही था कि तब तक शौर्य ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही शौर्य पंछी से कह पड़ा, चलो। ये सुन पंछी झट से खड़ी हो गई। दोनों के साथ प्रीता, यश भी। तो शौर्य कह पड़ा दोनों से, कुसुम जी का एक्सीडेंट हो गया है, बाकी वहां जा मैं तुम दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुन दोनों ने हाँ कह दिया। फिर शौर्य पंछी को अपने साथ कैफे से बाहर ले जा। दोनों ही कार में जा बैठ गए। फिर शौर्य कार को रफ्तार में चलाते हुए एयरपोर्ट जाने लगा। वही दूसरी तरफ कोलकाता में अब तक वैभव को कुसुम के एक्सीडेंट का पता नहीं था। वो कुसुम का पता अपने आदमियों से बोल लगवा ही रहा था। तभी उसका फोन बजा। शौर्य कार चलाते हुए ही वैभव को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर दिया। जैसे ही उसे शौर्य का कॉल आया तो वैभव कॉल झट से उठा, बोला, शौर्य मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कुसुम का कुछ। इससे आगे वो कुछ कहता शौर्य वैभव के बात को बीच में काटते हुए ही कह पड़ा, वैभव कुसुम जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें कोई सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सुन वैभव के तो होश ही उड़ गए। वो आगे कोई बात ना सुन अपने केबिन के बाहर निकल कंपनी से बाहर चला गया और अपने ड्राइवर के हाथ से चाबी ले ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही शौर्य अपने फोन को रख कुछ ही वक्त में एयरपोर्ट पहुंच गया तो वो अपनी कार को रोक पंछी और वो कार से बाहर निकल दोनों ही कुछ कदम चले ही थे कि तभी मिहिर मिल गया। तो शौर्य उसे कार का चाबी देते हुए कहा, ध्यान रखना यहाँ
इतना कह वो बिना मिहिर का कुछ सुने पंछी के साथ अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। फिर पंछी और शौर्य जेट के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठते ही जेट उड़ान भर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में वैभव अब भी अपने कार को चला रहा था। कुछ वक्त बीत गया, फिर वैभव सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो अपने कार को रोक कार से बाहर निकल अपने तेज कदमों के साथ अंदर जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा पूछा, यहाँ अभी कोई लेडी एडमिट हुई है क्या? ये सुन रिसेप्शनिस्ट पूछ पड़ी, जिनका एक्सीडेंट हुआ है। रिसेप्शनिस्ट के सवाल को सुन वैभव झट से कहा, हाँ। ये सुन वैभव पूछ पड़ा, किस रूम में वो एडमिट है? वैभव के सवाल का जवाब रिसेप्शनिस्ट झट से दे दी, 205। ये सुन वैभव हॉस्पिटल के रूम नंबर 205 की तरफ बढ़ गया। कुछ ही वक्त में वो वहां गया तो जो आदमी कुसुम को हॉस्पिटल लेकर आया था, वैभव को वो खड़ा देखा तो वैभव उससे पूछ पड़ा, तुम मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर आए हो? वैभव को वो आदमी ने जब देखा तो बस देखता रह गया था। जब वैभव ने देखा उसके सवाल के जवाब को देने की जगह उसे देखे जा रहा है तो वैभव अपने आवाज को ऊंचा कर कहा, क्या तुम मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर आए हो? इस बार वो झट से कह पड़ा, यस सर। आदमी का जवाब सुन वैभव घबराते हुए आवाज में पूछा, उसे बहुत चोट आया है क्या? वो ठीक नहीं है और मेरा? इससे आगे वो और कोई सवाल करता इससे पहले ही एक डॉक्टर बाहर आ बोली, सर आप पेशेंट के हस्बैंड हैं। वैभव को घबराया हुआ देख डॉक्टर समझ गई थी ये पेशेंट के हस्बैंड होंगे। डॉक्टर के पूछते ही वैभव झट से कह पड़ा, हाँ मैं हस्बैंड हूँ। कैसी है मेरे वाइफ और मेरा बच्चा? वैभव के सवाल पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपकी वाइफ और बच्चे दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, पर शायद आपकी वाइफ बहुत टेंशन ले रही है और इस वक्त टेंशन लेना अच्छा नहीं होता है। फिलहाल के लिए मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ वक्त बाद उन्हें होश आ जाएगा, आप अंदर जाओ उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर इतना कह चली गई। तभी वैभव आदमी की तरफ देख बोला, थैंक यू मेरी वाइफ को टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए। इतना कह अपना कार्ड निकाल आदमी की तरफ बढ़ा बोला, आपको जब भी मेरा कोई हेल्प या कुछ भी चाहिए हो आप मुझे कह सकते हैं। वैभव के बात को सुन आदमी झट से बोला, सर आपको अपने सामने देखने का मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। इतना कह उसने बस कार्ड रख लिया। वैभव ने भी उससे उसका नंबर ले एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। फिर वार्ड रूम के अंदर जा कुसुम के पास बैठ उसके हाथ को पकड़ उसे देख प्यार से पूछा, तुम्हें किस बात का टेंशन है कुसुम? इतना कह उसके हाथ को चूम उसे प्यार से देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन 3 घंटे बीत चुके थे। शौर्य पंछी के साथ कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता आने के बाद दोनों कुछ ही वक्त में हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वही हॉस्पिटल में कुसुम को होश आने लगा था। तभी शौर्य के साथ पंछी वार्ड रूम के पास पहुंच गए। फिर जैसे ही दोनों अंदर गए तभी कुसुम का आंख खुल गया और जब वो पंछी के साथ शौर्य को देखी तो वो गुस्से में उठ शौर्य को कठोरता से देख कही, तुम मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना कह कुसुम पंछी की तरफ देख कहने लगी, पंछी बेटा मेरे पास आओ, वो बहुत बुरा इंसान है। तभी पंछी भागते हुए कुसुम के पास जाने लगी। वही शौर्य दरवाजे के पास ही खड़ा हो देखे जा रहा था। पंछी कुसुम के पास जा उसके गले से लग कहने लगी, क्या हुआ मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही है? पंछी के सवाल पर कुसुम उसे अपने बाहों में जकड़ बोली, बेटा वो मानव नहीं है, शौर्य है जिसने तेरे पापा का जान लिया है। मैंने वीडियो में देखा ये राकेश को बुरे तरीके से मार रहा था। इतना कह कुसुम फुट फुट कर रोने लगी। वही शौर्य के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दूसरी तरफ वैभव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पंछी दूर हो कुसुम की आंखों से बहता आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा वो शौर्य है पर उसने पापा को नहीं मारा है। अपनी बेटी का बात सुन कुसुम अपनी बेटी के हाथ को झटक कही, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैंने वीडियो में देखा है। इतना कह अपने उंगली को शौर्य की तरफ पॉइंट कर बोली, ये राजेश को टॉर्चर कर रहा था। तभी वैभव उसके पास बैठा उसे अपने बाहों में भर उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए पूछा, कैसा वीडियो कुसुम और किसने तुम्हें भेजा है? वैभव ने ये सवाल किया ही था। वही शौर्य को मेहर का बात याद आने लगा। वही कुसुम वैभव के कोट को पकड़ रोते हुए ही कहने लगी, मेरे फोन में वो वीडियो है, पर कहाँ है मेरा फोन? ये आदमी उस सबूत को मिटा देगा। इतना कह वो वैभव से दूर हो रोते हुए ही वैभव को देख कही, वैभव तुम इस सबूत को ले आओ, नहीं तो ये उसे मिटा देगा। जाओ जल्दी, मैं हूँ यहाँ पर, ये मुझे और मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता है। ये इससे आगे कुसुम कुछ कहती इससे पहले ही शौर्य कह पड़ा, कुसुम जी मैं शौर्य हूँ और जिस वीडियो का आप बात कर रही है वो सही है, पर मैंने राजेश का जान नहीं लिया है और मैं कभी लेना भी नहीं चाहता था, भरोसा करिए मेरा। शौर्य की बातों को सुन कुसुम उसे कठोरता से देख कही, भरोसा करो तुम्हारा? सोच कैसे लिया तुमने? तुम्हें तो मैं जेल पहुंचा कर रहूंगी।
ये सुन शौर्य कहने वाला ही था, पर तभी पंछी कह पड़ी, मम्मा, शौर्य ने पापा को नहीं मारा है। पंछी के बातों को सुन कुसुम उसे कठोरता से देखी, फिर कह पड़ी, पंछी, ये तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है और तुम फंसती चली जा रही हो। कुसुम के बातों को सुन शौर्य कह पड़ा, आप मुझे जेल भेजना चाहती हो ना, तो ठीक है, भेज दीजिए मुझे जेल। करिए पुलिस को कॉल, मैं अपने मुंह से ही कन्फेस कर लूंगा अपना गुनाह। ये सुन कुसुम वैभव की तरफ अपने हाथ को बढ़ा, शौर्य को देखते हुए ही कही, वैभव दीजिए अपना फोन। ये सुन वैभव के पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, वो अपना फोन निकाल कुसुम को फोन दे दिया। तभी कुसुम पुलिस स्टेशन फोन लगा दी। वही पंछी की आंखों से आंसू गिरने लगा था, वो शौर्य की तरफ देखी, वही शौर्य भी पंछी को देखा और उसे शांत रहने का इशारा कर दिया। फिर जैसे ही पुलिस स्टेशन में बैठा पुलिस कॉल उठाया तो कुसुम उससे कह पड़ी, हेलो, मैं कुसुम बोल रही हूँ, सिटी हॉस्पिटल आ जाए, यहाँ शौर्य है जिसने मेरे पति राकेश मेहरा का खून किया था। शौर्य का नाम सुनते ही पुलिस का सिट्टी विट्टी गुल हो चुका था। पुलिस को कुछ ना बोलता सुन कुसुम चिल्लाकर कही, सुनाई दे रहा है आपको? तभी फोन कट हो गया तो कुसुम शौर्य की तरफ देख कठोरता से कही, पुलिस, ये दुनिया तुम्हारा कुछ ना बिगा सके, पर मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। शौर्य कुछ न कह वहां से जाने लगा। तभी पंछी भी उसके पीछे जाने को थी तो कुसुम कह पड़ी, पंछी बेटा, उसके पास मत जाओ, वो राकेश की तरह तुम्हें भी। इतना कह कुसुम शांत हो गई। वही पंछी के जाते कदम रुक गए और वो अपने माँ की तरफ देख कही, मम्मा, जब मैं स्कूल में थी तभी मुझे पता चल गया था, मानव सर शौर्य है। जो आप शौर्य के बारे में सोचती थी वही मैं भी सोचती थी। यहाँ तक कि मेरा किडनैपिंग भी शौर्य ने ही किया था, पर सिर्फ उन लोगों से बचाने के लिए जो मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि पापा ने मुझे एक बॉक्स दिया था छिपाने के लिए और इस बारे में किसी को बताने से भी मना किए थे। उसी बॉक्स को पाने के लिए शौर्य के दादाजी मुझे मरवाना चाहते थे, पर शौर्य मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किडनैप किया। उसके बाद जब मैं शौर्य की जगह से भाग गई तो राघव ने मुझे पकड़ लिया, जिसने पापा को जान से मारा था। पर शौर्य ने मुझे राघव से 2 बार बचाया है, पर उसके बाद भी मैं शौर्य को गलत समझती थी। पर शौर्य ने मेरे नफरत को झेलने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही मुझे हार्म किया, बल्कि हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और सिर्फ मुझे नहीं, तारा दी को भी। ये सुन कुसुम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो हैरानी से भरे आवाज में पूछ पड़ी, तारा के बारे में तुम्हें कैसे पता? पंछी गहरी सांस भरते हुए कही, आपको याद है, मैंने आपको बताया था, मेरी जैसी दिखने वाली लड़की का मैं फोटो देखी हूँ। ये बात सुन कुसुम को वो दिन याद आ गया तो वो झट से कह पड़ी, हाँ, पर तुमने देखा कहाँ था? कुसुम के सवाल पर पंछी अपनी माँ को देखते हुए ही जवाब दी, शौर्य के वॉलेट में तारा दी का तस्वीर था। ये बात सुन कुसुम हैरानी से पूछ पड़ी, तारा का तस्वीर शौर्य के पास क्यों था? कुसुम के सवाल का पंछी आगे कुछ और जवाब देती इससे पहले ही वैभव कह पड़ा, शौर्य और तारा दोनों इसी कॉलेज में पढ़ते थे। ये सुन कुसुम वैभव की तरफ देखी, वही ये जान पंछी हैरान थी कि उसके पिता को भी सब पता है। कुसुम के सवाल से भरे नजरों को देख वैभव उसके आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, कुसुम, पहले घर चलते हैं, फिर मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, और प्लीज सारा सच जाने बिना शौर्य को गलत मत समझो। उसने राकेश के साथ बहुत बुरा किया है, पर कभी भी उसके दिमाग में राकेश को मारने का ख्याल नहीं आया था। वैभव के बात को सुन कुसुम गुस्से में कह पड़ी, आपको सब पता था? ये भी पता था कि मेरी बेटी उसके साथ रिलेशन में है? ये सुन वैभव ने हाँ मैं सिर हिला दिया तो कुसुम बेड से नीचे उतर कही, राकेश के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी के अलावा आप पर भरोसा किया वैभव, पर आज आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। इतना कह पंछी की तरफ देख कुसुम आगे कही, पंछी, मुझे नहीं पता शौर्य ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाया है कि तुम शौर्य को गुनहगार नहीं समझ रही हो, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगी। फिर तुम खुद डिसाइड करना शौर्य सही है या गलत। इतना कह पंछी के पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगी तो वैभव भी उसके पीछे जाते हुए कुसुम का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक कहा, तुम्हें जहां जाना जो सबूत दिखाना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वैभव की बात को सुन उसके हाथ को झटक कुसुम उसे अपने कठोर नजरों से देख कही, कोई जरूरत नहीं है वैभव, बहुत भरोसा कर लिया आप पर और आपने बहुत तोड़ लिया मेरा भरोसा। इतना कह वो फिर जाने को हुई तो वैभव उसके हाथ को फिर पकड़ कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, दे देना तुम मुझे सजा, पर मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही के कारण मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता हूँ। ये सुन कुसुम वैभव की आंखों में देखते हुए कही, सिर्फ आपका बच्चा और मैं लापरवाह हूँ? आपको लगता है मैं अपने बच्चे के साथ कुछ होने दूंगी? वैभव ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, पर कुसुम के बर्ताव के कारण वैभव के मुंह से ये बात निकल गया। तभी वैभव कह पड़ा, नहीं कुसुम, हमारा बच्चा और तुम अभी मेंटली डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा, प्लीज तुम गलत मत समझो। कुसुम गहरी सांस भरते हुए कही, सही कहा,
आपके बच्चे को कुछ हो गया तो चलिए आप हमारे साथ। ये कह उसके हाथ को खुद से छुड़ा आगे जाने लगी तो वैभव भी बस उनके साथ जाने लगा। वही शौर्य हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे खुद को बेकसूर साबित करे। वो खड़ा हो यही सोच रहा था तभी उसका नजर कुसुम पंछी वैभव पर गया। तीनों को बाहर की तरफ आता देखा तो वो दीवार के पीछे चला गया ताकि उसे देख कुसुम का गुस्सा बढ़ ना जाए। तीनों पार्किंग एरिया के पास आ गए। पार्किंग एरिया के पास आने के बाद वैभव की कार के पास गए। फिर वैभव की कार का दरवाजा खोल दिया तो कुसुम पंछी दोनों कार के अंदर जा बैठी। दोनों के बैठते ही वैभव ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट करते हुए पूछा कहाँ जाना है। कैफे। ये सुन वैभव ठीक है कह दिया। फिर कार मीडियम रफ्तार में चलाते हुए सोचने लगा आखिर किसने कुसुम को वीडियो पोस्ट किया होगा, क्योंकि राजनाथ के हर एक्टिविटीज और उसका पूरा सिस्टम वैभव के पास हैक था। पूरे रास्ते ये सोचते हुए आखिर मैं कैफे आ गया। जैसे ही कैफे आया वैभव ने कार रोक दिया तो कुसुम पंछी वैभव तीनों ही फिर कार से बाहर निकल कैफे के अंदर जाने लगे। तीनों कैफे पहुंच चुके थे तभी कुसुम वहां काम करने वाले लोगों को देख कही आप सब जा सकते हो अब। इतना कह कुसुम अपने हाथ को जोड़ सभी कस्टमर्स से भी कही प्लीज आप लोग भी चले जाए। कैफे में काम करने वाले लोग और कस्टमर्स कुसुम के इस बर्ताव को देख हैरान थे।